सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी के ऊपर एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसे कहते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अंडर जीएसटी हम डिस्कस करेंगे, पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक डिटेल्ड आर्टिकल मैंने अपने वेबसाइट में दे रखी है, जो कि यहाँ पर ये आर्टिकल है, आप देख रहे हैं। और इस आर्टिकल का लिंक जो है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं और वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो आर्टिकल एक बार ज़रूर पढ़ें। तो चलिए अब हम हमारे वीडियो से ये डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जीएसटी के अंदर क्या है ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली है क्या चीज़। तो आइए पढ़ते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे कॉम्पोजिट है ये हम देखेंगे। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स अलोंग विथ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स होती है और कुछ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन और कुछ सप्लाई ऑफ सर्विसेज होती हैं। ठीक है, अब ये कैसे होती हैं गुड्स और सर्विसेज की मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। और एक बात बतानी और ज़रूरी है कि ये जो गुड्स और सर्विसेज जो सप्लाई हो रही हैं ये इंटर रिलेटेड होती हैं। ये गुड्स और ये सर्विसेज ये इंटर रिलेटेड होती हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। अब कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको एक सीधे से सिंपल से एग्जाम्पल से। मान लीजिए आप किसी प्रोमोटर से एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं अपने लिए या कोई ऑफिस बनवा रहे हैं अपने लिए, तो वो प्रोमोटर आपको गुड्स के रूप में आपको देता है क्या, सीमेंट, ब्रिक्स यानी कि ईंट, फिर सैंड, स्टोन्स, ये सारा सामान, ये गुड्स जो है वो आपको वो प्रोमोटर प्रोवाइड कराता है। और साथ ही साथ वो आपको सर्विस भी देता है। क्या सर्विस? वो आपको सीधे सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, स्टोन्स नहीं देता, परंतु वो क्या करता है, इन सारे गुड्स को तो देता ही है, प्लस इन सारे गुड्स का वो एक आपको पूरी बिल्डिंग खड़ा करके देता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। तो जहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सामान का और उसके साथ कुछ सर्विस का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्टर जो सामान देता है साथ साथ उस सामान के ऊपर वो कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको रेडी करके देता है। और फिनिश्ड प्रोडक्ट इस केस में है बिल्डिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, फैब्रिकेशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, रिपेयर, कमीशनिंग ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बिल्डिंग जो है वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी बनवा सकते हैं। अब जैसे आपने किसी, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बनाता हूँ, आपने किसी कारपेंटर को अपने घर पे बुलाया और उसे बोला, एक डिज़ाइन दिखाया और उसे बोला कि तुम मुझे इस डिज़ाइन का कोई फर्नीचर बना के दो। तो अगर आप फर्नीचर को डायरेक्टली दुकान से खरीद के लाते रेडीमेड फर्नीचर को, तो वो आपके लिए हो जाता नॉर्मल परचेज ऑफ गुड्स। पर जब आप एक कारपेंटर को अपने घर पे बुलाकर उसे एक डिज़ाइन अपने हिसाब से बताकर उसे कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए फर्नीचर बना दो, तो वहाँ पे वो एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि वो कारपेंटर जो है वो आपको वुड भी सप्लाई कर रहा है, या अगर और किसी मेटल का आप फर्नीचर बना रहे हैं तो वो सप्लाई कर रहा है आपको। कारपेंटर है तो जनरली वुड ही सप्लाई करेगा, प्लस उस वुड को वो कार्व आउट करके या वुड पे काम करके आपके लिए एक रेडीमेड फर्नीचर, मतलब ये गुड्स भी है वुड और साथ ही साथ वो सर्विस भी दे रहा है। सिर्फ आपको लकड़ी दे नहीं रहा है बल्कि लकड़ी को प्रोसेस करके वो फर्नीचर रेडीमेड बना के दे रहा है। तो ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जीएसटी आने से पहले वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे टैक्स लगाया जाता था ये चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाज ट्रीटेड एज अ मिक्सचर ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। तो पहले जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होते थे, जो कि जीएसटी आने से पहले जो टैक्स लॉज थे यानी कि वैट, सर्विस टैक्स वगैरह, उसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को एक मिक्सचर माना जाता था गुड्स की सप्लाई का प्लस सर्विसेज की प्रोविजन का। यानी कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक मिक्सचर था सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का। तो क्या किया जाता था,
पिछले जो पुराने लॉज थे जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स के लॉज वगैरह, उसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस ऐसे थे जिनसे या जिनकी हेल्प से आप एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू से, मान लीजिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 100 रुपये, तो इसमें से गुड्स की वैल्यू अलग और सर्विसेज की वैल्यू अलग कैलकुलेट कर पाते थे। यानी कि पुरानी लॉज जो थी वैट की या सर्विस टैक्स की, ये कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे प्रोविजंस आपको देते थे, बताते थे, जिसकी हेल्प से या उन प्रोविजंस को अप्लाई करके आप टोटल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू थे उसमें गुड्स की कितनी पार्ट है और सर्विसेज की कितनी पार्ट है उसको अलग अलग कर सकते थे। कुछ परसेंटेज वगैरह बताई हुई थी। तो उन नियमों के डिटेल्स में मैं जा नहीं रहा हूँ, बस आपको इतना बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि किसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी 100 रुपये और इन सेक्शंस में या इन लॉज में जो सेक्शंस थे उनमें कुछ ऐसी नियम बताई हुई थी जिसके कारण आपको वैल्यू डिवाइड करनी पड़ रही थी, और उस डिवीजन के या उस नियम के हिसाब से आपकी गुड्स की वैल्यू आ रही थी 60 रुपये और सर्विस की वैल्यू मान लीजिए आ रही थी 40 रुपये। तो इस 60 रुपये पे पहले आपको देना पड़ता था वैट, क्योंकि ये सेल ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाता था, और इस 40 रुपये पे आपको देना पड़ता था सर्विस टैक्स, क्योंकि ये प्रोविजन ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाता था। ठीक है। अब इस कारण से क्या होता था, कुछ कुछ जगहों पर जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह थी, ठीक है, इनमें बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता था, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो थी इसको लेके पुराने लॉज जो थे वैट, सर्विस टैक्स वगैरह के जो कानून थे उनमें बड़ी ही कंफ्यूजन थी। सॉफ्टवेयर के लिए वैट कहता था कि सॉफ्टवेयर एक रेडीमेड प्रोडक्ट है, तो जब सॉफ्टवेयर सेल होगी तो उस पर वैट चार्ज होगा। और सर्विस टैक्स की लॉ कहती थी कि सॉफ्टवेयर एक एक्चुअली सर्विस है, प्रोग्रामिंग सर्विस, और जब सॉफ्टवेयर सेल होगा तो वो एक्चुअली प्रोविजन ऑफ सर्विस होगी, तो उस पे तो सॉफ्टवेयर की वैल्यू पे वैट भी चार्ज होता था और टोटल वैल्यू पे सर्विस टैक्स भी चार्ज होता था। तो यहाँ पे एक कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाता था, यानी कि आपको टैक्स ऑन टैक्स देखने को मिलता था, जो कि जीएसटी के कारण फिलहाल अभी ख़त्म हो चुकी है। और इन कन्फ्यूजन्स के कारण बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स, कोर्ट केसेस वगैरह भी होते थे, जो कि बड़ा ही परेशानी का कारण बनते थे एसईसीज के लिए और कंज्यूमर्स के लिए भी। ठीक है, तो ये था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का ट्रीटमेंट हमारे पिछले टैक्स लॉज में, जो अब नहीं रहे। अब चलिए देखते हैं कि जीएसटी के अंदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो जीएसटी के सेक्शन 2119 में दी गई है। तो डेफिनेशन मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, मेरे वेबसाइट के आर्टिकल में डेफिनेशन मैंने डिटेल्स में लिख रखा है, आपको अगर पढ़ना है तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो इस डेफिनेशन में ये साफ साफ कह दिया गया है, जीएसटी में जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है उसमें ये साफ साफ कह दिया गया है कि जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके डील करेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टीज को, वही सिर्फ जीएसटी में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो मान लीजिए कि जो मैंने कारपेंटर वाला एग्जांपल दिया आपको थोड़ी देर पहले था, तो वो भी एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ही, जहां पर वो कारपेंटर आपको गुड्स के हिसाब से लकड़ी दे रहा था, वुड, और सर्विस के हिसाब से उस लकड़ी को फर्नीचर बना दे रहा था। ठीक है। पर जीएसटी लॉ के हिसाब से ये जो सर्विस आपको कारपेंटर ने दी है और ये जो गुड्स प्रोवाइड कराई हैं, ये टोटल कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट जो आपने कारपेंटर को दिया था ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एंड प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है फर्नीचर, वो है मूवेबल। मूवेबल यानी आप उसे एक जगह से खिसका के दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसलिए जीएसटी के अंडर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। पर पहला जो एग्जांपल मैंने लिया था बिल्डिंग वाला, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो जीएसटी के हिसाब से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो क्योंकि बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए बिल्डिंग जो है जीएसटी के अंदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, क्योंकि जीएसटी लॉ में ये साफ कहा गया है कि कोई भी कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है जिसमें सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस दोनों इन्वॉल्व हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट तभी कहलाएगा अगर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बन रही है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। ठीक है। जहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी बनाई जा रही है वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा जीएसटी में, यहाँ देखिए हमने लिखा है कि ए कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी would be treated as a composite supply of goods or services depending on the principal supply। जहां पे movable property है वहां पे जीएसटी लॉ कहता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे उसे हम कहेंगे composite supply।
कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई। तो ये हमारे सेक्शन 8 में है, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 8 में जो कॉम्पोजिट सप्लाई जो है वो दिया हुआ है। तो इसकी डिटेल भी मैंने अपने आर्टिकल में डाली है, अगर आपको देखना है आप वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए। तो इस पॉइंट का सारांश यही है कि अगर आपके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से इमूवेबल प्रॉपर्टी रिजल्ट हो रही है तो जीएसटी के अंदर उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, वरना उसे हम कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे। और कॉम्पोजिट सप्लाई में गुड्स और सर्विसेज के ऊपर अलग अलग रेट लगेगी, या जो भी प्रिंसिपली सप्लाइड आइटम होगा उसकी रेट टोटल सप्लाई पे लगाई जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। अब सीजीएसटी एक्ट में एक शेड्यूल 2 बोल के एक शेड्यूल है जो कि डील करता है विद द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज इनटू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि शेड्यूल 2 हमें बताता है कि कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, तो शेड्यूल 2 बाइफर्केशन कर देता है। शेड्यूल 2 में सारी एक्टिविटीज लिस्टेड हैं और ये बताई हुई हैं कि कौन सी एक्टिविटी को हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और कौन सी एक्टिविटी को हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है, और एंट्री नंबर 5B और एंट्री नंबर 6A ऑफ शेड्यूल 2 ये साफ साफ कहता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एज पर सीजीएसटी एक्ट, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो रिजल्ट हो रहा है वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी कि जीएसटी के डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा। और जीएसटी में जितने भी कानून हैं सप्लाई ऑफ सर्विस के रिलेटेड में, सप्लाई ऑफ सर्विस से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है जीएसटी में, वो सारे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अप्लाई होने लगेंगे। ठीक है, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 119 ऑफ जीएसटी एक्ट में डिफाइंड है। तो बात बिल्कुल साफ कर दी गई, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी कास्केडिंग इफेक्ट वाले कहानी यहाँ पे है नहीं। जीएसटी लॉ में ये साफ साफ कह दिया गया है कि अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसको हम ट्रीट करेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, और सारे प्रोविजंस जीएसटी एक्ट के वैसे ही अप्लाई होंगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे जैसे किसी सप्लाई ऑफ सर्विस के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो सीधी सी बात, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट कीजिए बस। ठीक है, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी नहीं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिजल्ट कर रही है उसी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे, पर कंडीशंस हैं कुछ। कंडीशन ये है कि आप अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे तो आपकी आउटपुट टैक्स भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे होनी चाहिए। तो ये किसी को, ये कब किस सिचुएशन में ट्रू होगा? मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा बिल्डर है, उसने एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। ठीक है, एक बिल्डर ने एक शॉपिंग मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब उसने क्या किया कि शॉपिंग मॉल के जो बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉक्स, बिल्डिंग के ब्लॉक्स उसमें बनाने हैं। तो मान लीजिए कि ये छोटा सा ब्लॉक जो है उसने एक दूसरे सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया कि तुम ये वाला बिल्डिंग का पार्ट बना दो। तो ये वाला बिल्डिंग का पार्ट एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर बना के इस मेन बिल्डर को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इस ट्रांसफ़र पे ये जो इनपुट टैक्स पे करेगा उसकी क्रेडिट उसे मिल जाएगी, क्योंकि इसकी आउटपुट सर्विस भी जो है, ये जो बना के दे रहा है वो भी शॉपिंग मॉल बना के दे रहा है, यानी ये भी एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। तो जहाँ पे आपकी आउटपुट सर्विस भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, और कब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी? जब आप प्लांट एंड मशीनरी जो है, प्लांट एंड मशीनरी, आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से आप प्लांट एंड मशीनरी आप जो बनवा रहे हैं अपने फैक्ट्री के लिए, प्लांट के लिए, प्लांट एंड मशीनरी भी एक तरह से इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये फैक्ट्री में फिक्स कर दी जाती है और फैक्ट्री से इधर उधर हिलाई नहीं जाती। ठीक है, तो आप जब अपने फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करवा रहे हैं तो वो भी एक तरह की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो उस केस में आपको इस पे टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। अबेटमेंट एंड कॉम्पोजिशन स्कीम, अबेटमेंट और कॉम्पोजिशन स्कीम। तो अबेटमेंट जो थी पहले सर्विस टैक्स लॉज वगैरह में थी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर,
पर जीएसटी में अभी तक कोई अबेटमेंट की बात नहीं कही गई है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट किया गया है एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो अवेलेबल नहीं है। कॉम्पोजिशन स्कीम सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए अवेलेबल है, वो भी स्मॉल ट्रेडर्स के लिए जिनकी टर्नओवर जो है वो 75 लाख के अंडर है। और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जिनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, रेस्टोरेंट जहाँ पर हम खाना खाते हैं, तो जिनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है उनके लिए सिर्फ कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया गया है, इसीलिए उस पर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होगी। हर डीलर को जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है उसे रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी एक्ट के अंडर। तो चलिए, हमारा टॉपिक तो खत्म हो चुका, हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या कंक्लूजन निकल के आता है इतनी सारी डिस्कशन का। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इन जीएसटी इज लिमिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स विच डील विथ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि पहले जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी अगर होती थी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम गुड्स प्लस सर्विस दोनों प्रोवाइड कराते थे, तो पुराने टैक्स रिजीम में यानी कि वैट और सर्विस टैक्स लॉस के ज़माने में अगर रिजल्टिंग प्रॉपर्टी अगर मूवेबल भी हो जाती थी तो भी वो उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाता था। कंडीशन सिर्फ इतनी थी कि उसमें इनहेरेंट सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सर्विस दोनों होनी चाहिए, इंटर रिलेटेड सप्लाई, जिसे आप अलग अलग नहीं कर सकते। पर जीएसटी के अंदर साफ साफ कह दिया गया है कि वैसी कोई कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट तभी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी जब वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को जन्म देगी। ठीक है, और आगे लिखा गया है कि ऑल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू मूवेबल गुड्स विल नाउ बी ट्रीटेड एज कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई। तो मान लीजिए कि मूवेबल वाला केस है, ठीक है, तो मूवेबल वाला केस है, इसमें आप कुछ गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, ये गुड्स है मान लीजिए, और कुछ सर्विसेज भी सप्लाई कर रहे हैं। तो ये टोटल जो आपने गुड्स और सर्विसेज इसके अंडर सप्लाई की हैं, इसे कॉम्पोजिट सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। और इस कॉम्पोजिट सप्लाई को सेक्शन 8 में डील किया गया है CGST एक्ट के, जो मेरे वेबसाइट आर्टिकल में, जिसकी डिस्कशन मैंने थोड़ी सी की है, तो आप चाहें तो वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सुझाव जो है वो नीचे कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।